काफी इंपॉर्टेंट रोल था आने वाले एटॉमिक मॉडल्स में। और साथ ही में हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो स्टार्ट करते हैं। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ठीक है। तो देखो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि किसी ने कुछ चीज सोचा और अपने जो सोचने के हिसाब से उसने परसेप्शन बनाया, थिंकिंग बनाया, उसको उसने क्या करा, प्रेजेंट। ठीक। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस दी थी डी ब्रोगली ने 1905 कब दी थी? 1905 है ना। तो 1905 में डी ब्रोगली ने सिंपल सा एक चीज बोला। देखो अभी तक क्या चल रहा था, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की बात थी। किसकी बात हो रही थी? क्या बोला था वो भी अपन लिखेंगे। अभी तक किसके बारे में बात हुई थी? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। मतलब लाइट का नेचर कैसा है? डबल नेचर। हमने पढ़ा था लाइट का नेचर डबल है। क्यों? क्योंकि लाइट रिफ्लेक्शन करती है, रिफ्रैक्शन करती है, डिफ्रेक्शन करती है। मतलब लाइट क्या है इसके हिसाब से? वेव। फिर हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। तो उसके लिए क्या बोला था प्लांक्स ने कि जो लाइट है वो वेव भी है, पार्टिकल से मिलकर बनी है। बोला था ना प्लांक ने, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी याद करो। प्लांक ने क्या बोला था कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, एनर्जी के बंडल से मिलकर बनी हुई है, जिसको हम क्या बोलेंगे, फोटॉन। और हर पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी? E=h। मतलब यहाँ से क्या निकल कर आया था कि लाइट का नेचर वेव नेचर भी है और लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। तो डी ब्रोगली ने अपने हाइपोथेसिस में सिंपल सी चीज बोली कि भैया हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम एटम में। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन का मास हमने देखा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। बहुत कम मास है ना, छोटू सा इलेक्ट्रॉन, छोटा सा मास। और इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। देखो वीडियो ब्लर होने के दो रीजन हो सकते हैं। एक तो या तो आपका नेटवर्क का इशू हो या मेरा नेटवर्क का इशू। पर मुझे यहां से सारी चीजें क्लियर दिख रही है मेरे नेटवर्क के हिसाब से, है ना। तो जिसको ब्लर हो रहा है वो अपना नेटवर्क वाली जगह पर जाके बताओ। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? वो छोटा है, 9.1 × 10⁻31। और दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर बात करें तो दूसरी चीज देखो, चीज क्या है यहाँ पर कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने देखी थी क्या थी? 2 × 10⁻6 मीटर/सेकंड। पढ़ा था बोर्स का एटॉमिक मॉडल, उसके अंदर हमने वेलोसिटी भी निकाली थी इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या आई थी? 2 × 10⁻6 मीटर/सेकंड आई थी। एक फार्मूला आया था इसका, है ना, इस ऑर्डर में वेलोसिटी। तो जब कोई इतना छोटा सा पार्टिकल इतनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो डी ब्रोगली ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा पार्टिकल है और ये बहुत ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये क्या शो करेगा? वेव नेचर शो करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन किसके जैसा बिहेव करेगा? वेव जैसा बिहेव करेगा। मतलब एक पार्टिकल भी वेव के जैसा बिहेव कर सकता है, एक पार्टिकल भी वेव के जैसा बिहेव कर सकता है। तो ये तो हाइपोथेसिस थी। शुरू में बोला गया कैसे पॉसिबल है। आज के समय में हम लाइट के बारे में जरूर समझ सकते हैं कि लाइट वेव है, क्योंकि रिफ्लेक्शन करा रही है, रिफ्लेक्शन करा रही है, डिफ्रेक्शन हो रहा है। और पार्टिकल भी है लाइट, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दे रही है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पता चल रहा है। पर सर आप जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है और वो किसके जैसा बिहेव करता है? किसके जैसा बिहेव करता है? लिखा हुआ समझ, किसके जैसा? वेव जैसा। ये कैसे पॉसिबल है? तो काफी चर्चा चली इस चीज के ऊपर। और यहां से ठीक 27 इयर्स बाद
27 ईयर्स के बाद क्या हुआ, 1932 में डेविसन एंड जर्बर नाम के दो साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का रिफ्लेक्शन और डिफ्रेक्शन करके बता दिया। क्या करके बता दिया कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम लाइट के जैसा पास करा रहे हैं तो उसका डिफ्रेक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। अब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये सब किसकी प्रॉपर्टी होती है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसका क्वेश्चन है जरूरत है। देखो जरूरत ये है कि हम एटम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, भले से फिर वो थॉमसन का स्ट्रक्चर हो, बोर्स का स्ट्रक्चर हो, ठीक है, इन सबसे हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एटम, छोटा सा एटम है, उसका स्ट्रक्चर कैसा, उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। अब इसकी जरूरत ये है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं एटम से बनी, जब तक हमको एटम का नेचर नहीं पता होगा, एटम के बारे में नहीं पता होगा, तो हम आसपास की चीजों के बारे में अच्छे से पता कर सकते हैं, है ना। तो समझ में आ गई जरूरत क्यों पड़ी है। चलो, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रेक्शन ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? वेव की। मतलब अगर लाइट है तो लाइट ये तीनों प्रॉपर्टी शो करेगी, क्योंकि लाइट वेव जैसा बिहेव करती है, पार्टिकल जैसा। पर जब हमने इलेक्ट्रॉन के लिए ये चीजें करवाकर देखी तो इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, ये तीनों सब चीजें करके बता दी। मतलब इलेक्ट्रॉन ने रिफ्लेक्शन भी करके बता दिया, रिफ्रैक्शन भी करके बता दिया और डिफ्रेक्शन भी करके बता दिया। तो वहां से डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस को सही माने जाने लगा। तो डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस अगर सही हो गई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है और इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव भी। मतलब सिंपल सी बात क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है? मैटर। कोई भी चीज जिसका मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। मतलब इलेक्ट्रॉन के पास में मास है, कुछ छोटा सा वॉल्यूम भी होगा इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? मैटर। तो डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस से क्या निकल कर आया? डुअल नेचर ऑफ मैटर। क्या निकल कर आया? डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर ने हमको क्या बताया कि जो मैटर है वो किसके जैसा बिहेव करता है? मैटर भी बिहेव करता है पार्टिकल के जैसा और किसके जैसा? वेव के जैसा। तो सर डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन के लिए करके बता दिया, पर सर आप कैसी बात कर रहे हैं? मतलब मैं मैटर हूं, मैं भी तो मैटर हूं ना। मैं क्या हूं? मैटर हूं, मेरे पास मास है, वॉल्यूम है, मतलब मेरे पास पार्टिकल नेचर है। इसका मतलब मेरे पास पार्टिकल नेचर है और जब मैं मोशन करूं, अगर मैं चल रहा हूं तो आपको वेव बनती दिखनी चाहिए मेरा ऐसे। ऐसे मैं चल रहा हूं तो वेव दिखनी चाहिए। दिख रही है क्या किसी को? देखो मैं चल रहा हूं, दिख रही है वेव? अभी दिखी क्या? नहीं दिखी। तो ऐसा क्यों होगा? या ये चौक है, ये चौक मीटर है, इसको मैंने फेंका तो बताना वेव बनती दिखेगी क्या? दिखी? नहीं दिखी। तो ऐसा क्यों होगा? तो इसका डी ब्रॉगली ने सिंपल सा रीजन दिया। डी ब्रॉगली ने ये बोला क्योंकि ये जो हमारे आसपास की बॉडी है, देखो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 10 की पावर -31, बहुत छोटा मास है। ऐसा मास है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है, इसलिए इसकी वजह से जो वेव बन रही है वो वेव हमको दिख रही है। पर जो हमारे आसपास बॉडी है, जैसे बाइक चला रहे तो वेव बनना चाहिए, क्रिकेट बॉल आपने फेंका तो वेव बनना चाहिए, उसके केस में वेव क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। वेव बन तो रही है पर क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है तो वो वेव हमको दिख नहीं रही। उसकी वेवलेंथ क्या है? बहुत छोटी वेवलेंथ बन रही है। बात समझ गए? जब हम चलते हैं तो वेव बनती है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये छोटी सही है तो हमारे चलने पर क्या बनेगी? वेव बनेगी। पर क्योंकि हमारा मास बहुत ज्यादा है तो वो वेव ऐसी बन रही है, उसकी वेवलेंथ ऐसी है जो कि हमारे लिए विजिबल नहीं है। आगे बात समझ में? मतलब पंखा घूम रहा है तो वेव बननी चाहिए, पर हमको दिख क्यों नहीं रही है? क्योंकि पंखे का मास ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का मास देखो 10 की पावर -31, मतलब इसके अंदर कितने जीरो बढ़ा दो, इधर की तरफ 31 जीरो बढ़ा दो, उसके बाद पॉइंट लगाओ, कितना कम मास है इलेक्ट्रॉन का। समझ रहे हैं ना? तो ये थी डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस। देखते देखते डी
ब्रॉगली का हाइपोथेसिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम करने लग गई, बाकी सभी मैटर के ऊपर हम इसको लगा सकते हैं। अब कोई भी अगर कोई क्रिकेटर है वो रनिंग कर रहा है या कोई फुटबॉलर रन कर रहा है तो वेव बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, मैटर है, वो पार्टिकल नेचर की है, वेव नेचर की। पर वेव हमको क्यों नहीं दिखेगी हर्षित? उसका मास ज्यादा है तो जो वेवलेंथ रहेगी वेव की वो कैसी रहेगी? विजिबल रेंज में नहीं रहेगी। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? इस चीज को ध्यान में रखते हुए डी ब्रॉगली ने रिलेशन दिया लैम्डा इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय p, जिसमें h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और p होता है मोमेंटम। तो अब हम ये बात करते हैं कि ये रिलेशन आया कैसे। तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला, देखो डी ब्रॉगली किसके स्टूडेंट थे पता आपको? प्लांक के स्टूडेंट थे। किसके स्टूडेंट थे? प्लांक के स्टूडेंट थे डी ब्रॉगली और डेविसन और जर्नल, जिन्होंने डी ब्रॉगली का कहा हुआ बिल्कुल यानी कि करेक्ट प्रूफ करा, वो किसके स्टूडेंट थे? डी ब्रॉगली के स्टूडेंट थे, है ना। तो हाँ, यहाँ पर ध्यान देते हैं हम। तो प्लांक ने इक्वेशन दी थी E h, मतलब कोई भी पार्टिकल है और वो अगर वेव के जैसा बिहेव करेगा तो उसकी एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव के ऊपर, है ना। ठीक, तो यहां से मैं और ये इक्वेशन इसके पहले आइंस्टाइन ने बहुत पहले बोल दिया था कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और उन्होंने भी एक इक्वेशन दी थी E=mc²। कौन सी इक्वेशन दी थी? तो E=mc² इक्वेशन क्या बताती है कि एनर्जी को आप मास में कन्वर्ट कर, सुन लो, E=mc² इक्वेशन क्या बताती है कि एनर्जी को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हो और मास को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? एनर्जी में। मतलब आइंस्टाइन के हिसाब से क्या था, कोई पार्टिकल बड़ा है, कोई छोटा पार्टिकल बहुत तेजी से रन कर रहा है, तो उसका मास किस में कन्वर्ट होने लगेगा? एनर्जी में। ठीक, अच्छा अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो क्या लिख सकता हूं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड h nu mc² हो जाएगा। अब देखो हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी क्या होता है? न्यू होता है c डिवाइडेड बाय लैम्डा। कल के डेरिवेशन में भी लिखा था ना हमने न्यू की वैल्यू, याद कर लो। तो न्यू की वैल्यू लिख दो c डिवाइडेड बाय लैम्डा mc²। ठीक, एक c से एक c कैंसिल लिख सकता हूं। चलो, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इस लैम्डा को देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो h किसके इक्वल हो गया? mc इनटू लैम्डा। लैम्डा को यहां पे रखा, लैम्डा को लैम्डा की जगह पे रखा, mc को किसके नीचे पहुंचा दिया? h के। तो लैम्डा हो गया h डिवाइडेड बाय mc। अब m क्या है? मास, और c क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट। m क्या है? मास ऑफ पार्टिकल, और c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो मास इनटू वेलोसिटी क्या होगा? आप लोगों ने पढ़ा है, मोमेंटम का फॉर्मूला याद करो। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां से क्या निकल जाएगा? लैम्डा इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय p। लिख सकता हूं इसको मैं। आ गई इक्वेशन। अब देखो अभी जो हमने बोला था कि अगर मैं चॉक को फेंकता हूं तो वेव क्यों नहीं दिखती, या मैं रनिंग करता हूं तो वेव क्यों नहीं दिखती। तो यहां पर वैल्यू पुट करके देख लो, लैम्डा की जगह पे लैम्डा लिखा, h मतलब प्लांक्स कांस्टेंट 6.636 into 10 की पावर -34। ठीक, मास मैंने लिख दिया, चलो मेरा मास 65 kg लिख दिया मैंने, kg को ग्राम में कन्वर्ट करा मतलब 65 into 1000। ठीक, और c क्या है? वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मैं चल रहा हूं, तो मैं जितनी वेलोसिटी से चल सकता हूं मैक्सिमम, चलो
2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, 2 से 5 मीटर, इससे ज्यादा वेलोसिटी तो होगी नहीं मेरी। अरे रनिंग भी करूंगा तो क्या होगा, ज्यादा 10 मीटर पर सेकेंड है ना, अगर अच्छी रनिंग कर रहा हूं। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो अभी भी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, काफी बड़ा आएगा। जो वेवलेंथ आएगी वो कैसी रेंज में आ जाएगी, ऐसी रेंज में आएगी जो कि हमको विजिबल नहीं होगी। क्लियर है सबको, है ना। देखो अगर यहां से देखें तो 10 की पावर 4, तो बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या जाएगा, 10 की पावर -30 के फॉर्म में। तो 10 की पावर -30 काफी बड़ा हो रहा है 10 की पावर -34 से, मतलब वेवलेंथ ऐसी रहेगी कि जो हमको दिखेगी नहीं, विजिबल रेंज में नहीं। ठीक है, इतना समझ गए सब। अब देखो यहाँ पे बोर्स और रदरफोर्ड का मॉडल कितनी खतरनाक तरीके से गलत साबित हुआ। ये था न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास बोर्स ने क्या बोला था कि एटम रिवॉल्व करेगा किसके अराउंड, सर्कुलर पाथ के अराउंड, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ के अराउंड। कौन घूमेगा न्यूक्लियस के आसपास, इलेक्ट्रॉन। पर अब क्या पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन तो वेव है, और वेव कैसा मोशन करती है, ना, टू एंड फ्रो। तो अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ऐसे मोशन करना चाहिए, सही है कि नहीं। तो यहाँ पे बोर्स क्या हो गया, थोड़ा सा फंस गए। बोर्स का मॉडल थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो गया, गलत साबित होने लगा। ठीक, समझ गए क्यों हमको दूसरे मॉडल की जरूरत पड़ी। अभी तो एक और साइंटिस्ट था इनके बाद में, हाइजेनबर्ग, जो कि क्या लिखा है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लिखो नया विजिबल है सबको। तो देखो हाइजेनबर्ग नया प्रिंसिपल लेकर आए, जिसको क्या बोला गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लास के बाहर हो जाती है बार बार नेटवर्क इश्यू से। चलो जितने भी लोगों ने वीडियो बंद कर रखा, वीडियो चालू करके बैठो। तो हाइजेनबर्ग ने सिंपल सा क्या बोला कि यार देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत छोटा। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत छोटा। इसका मास भी क्या है, बहुत छोटा, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। और ये चल भी बहुत ज्यादा तेज स्पीड से रहा। कितनी स्पीड से चल रहा है इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। और अभी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है, ड्यूअल नेचर है, मतलब पार्टिकल नेचर भी है और कैसा नेचर है, कैसा नेचर है, वेव नेचर है। तो अगर हमको किसी एटम में, पहली बात तो किसी एटम में अब इलेक्ट्रॉन इस तरह से तो होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करता है। अब अगर किसी एटम में हमको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बतानी है, या इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट करना है, या इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बताना है, किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बतानी है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो इन दोनों क्वांटिटी को एक साथ कैलकुलेट कर पाना नामुमकिन है, मतलब इम्पॉसिबल जो वर्ड है ना वो सही यहाँ पे लागू होता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली ऑफ अ वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल।
किसी भी बहुत छोटे पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ बता पाना क्या है, नामुमकिन है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है सबको, है ना? तो हाइजेनबर्ग ने सिंपल सा चीज को समझाने के लिए बोला, मान लो आपके पास में किसी कोई सा एटम है और आपको क्या करना है, उस एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताना है। तो देखो यहां से सन कितनी दूरी पर है, किसी ने जाकर पता लगाया क्या? नहीं, है ना? सन कितनी दूरी पे किसी ने जाके पता नहीं लगाया, क्या करा, अर्थ से सन के ऊपर क्या भेजा, मान लो ये अर्थ थी, अर्थ से सन के ऊपर क्या भेजा, लाइट भेजी। या मान लो कोई सा प्लेनेट के बारे में पता करना है, प्लूटो कितनी दूर, तो अर्थ से प्लूटो के ऊपर क्या भेजी, लाइट भेजी। लाइट भेजी, जैसे लाइट टकराएगी तो आपको पता है क्योंकि लाइट का वेव नेचर है, तो मतलब लाइट क्या होगी, बाउंस बैक करेगी, वापस से रिफ्लेक्ट होकर आएगी। तो लाइट के आने जाने का टाइम पता कर लिया, लाइट की वेलोसिटी पता थी, है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम पता कर लिया, कितने टाइम में लाइट यहां से यहां पहुंची, ठीक, या जो भी टाइम वापस यहां पे अर्थ पे आने में लगा उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो पता चल गया यहां से यहां जाने में लाइट को कितना टाइम लगा। तो वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस निकाल ली, वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एक तरीके से, है ना? तो किसी भी पार्टिकल के पोजीशन पता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लाइट का। लाइट का यूज कर रहे हैं, मतलब किसका यूज कर रहे हैं, एक तरीके से बोल सकता हूं फोटोन का, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, h न्यू के बराबर। याद आया प्लांक्स की थ्योरी, है ना? तो अगर आप मान लो मेरे पास कोई सी मेटल की प्लेट रखी हुई है, या इलेक्ट्रॉन, किसी एटम का ये इलेक्ट्रॉन है छोटा सा, इसको बाहर कर देता है, अब इसकी पोजीशन मेरे को पता करनी है, तो मैंने यहाँ पर लेजर लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट कर दी, मतलब लेजर के थ्रू एक फोटोन इसके ऊपर गिराया। अब जैसे ही फोटोन इस पर टकराएगा, फोटोन का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ से ये सेंडर था जिसने फोटोन भेजा, और यहाँ पर ये रिसीवर है जिसने फोटोन को रिसीव करा। तो सेंडर और रिसीवर में रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल के हिसाब से क्या बता दी, इसकी पोजीशन, है ना? पर अभी मैंने क्या बोला कि आप पोजीशन मतलब x और मोमेंटम मतलब p एक साथ करेक्टली 100% करेक्टली नहीं डिटरमाइन कर सकते। कैसे? जिस पॉइंट पे ये टकराया उस पॉइंट की पोजीशन तो आगे, पर इलेक्ट्रॉन तो कंटीन्यूअसली मोशन में, मतलब आपने पोजीशन यहां पे निकाली, उतनी देर में इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, पोजीशन चेंज हो गई, हो गया, आपकी मेजर वैल्यू में एरर आ गया, बताओ, ठीक? दूसरी चीज, जब आपने फोटोन को इसके ऊपर क्या कराया, गिराया इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन को आपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या फेंका, फोटोन फेंका, तो इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन और फोटोन टकराएंगे, तो फोटोन, हाँ सुनो, इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों टकराएंगे, तो फोटोन अपनी पूरी एनर्जी किसको दे देता है, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन की पहले वेलोसिटी थी 2 × 10 की पावर, क्या क्या हो गया, मैं वही तो बोल रहा हूं, जैसे इलेक्ट्रॉन से फोटोन टकराएगा तो फोटोन को टकराकर रिफ्लेक्ट होकर चले गया, कुछ एनर्जी फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को दी, तो उस एनर्जी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, और पहले इलेक्ट्रॉन अगर 2 × 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था, अब फोटोन टकराया तो फोटोन ने इसको क्या दे दी, एनर्जी दे दी, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, मान लो 2 + 1 हो गई, मतलब कितनी हो गई, 3 × 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से क्या आप कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन या मोमेंटम करेक्टली पता कर पाओगे, है ना? चलो, अब मान लो मैंने एक्सपेरिमेंट करके पता करा, तो एक्सपेरिमेंट करके जो पोजीशन मैंने निकाली उसके अंदर एरर कितना आया, डेल्टा x, एब्सोल्यूट एरर याद करो फिजिक्स के अंदर, क्यों पढ़ के एरर समझ में आता है। पोजीशन के अंदर जो एरर आया वो कितना है, डेल्टा x,
अब जैसे इलेक्ट्रॉन से फोटोन टकराया तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी में चेंज आ गया मतलब मोमेंटम में चेंज आ गया। तो जो मोमेंटम मेजर करा उसमें भी कितना एरर है, डेल्टा। डेल्टा एक्स किसके अंदर एरर है, एब्सोल्यूट एरर है पोजीशन के अंदर, जो पोजीशन हमने फाइंड करी उसमें जो एरर है। डेल्टा पी क्या है, एब्सोल्यूट एरर है किसके अंदर, मोमेंटम में, जो मोमेंटम हमने फाइंड करी उसके अंदर एरर है। तो हाइजेनबर्ग ने अपनी थ्योरी में क्या बोला, इट इज impossible to determine the position and momentum of माइक्रोस्कोपिक मतलब ऐसे पार्टिकल जिनको हम किससे देख सकते हैं, सिर्फ इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, एंड करेक्टली, एक साथ और करेक्ट मतलब सही वैल्यू पता लगे। तो ये नामुमकिन है कि आप किसी भी छोटे पार्टिकल का, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ पता लगा लो और एक्यूरेसी के साथ मतलब 100% करेक्टली तरीके से पता लगा लो, ये इम्पॉसिबल। अब मान लो हमने जो एक्सपेरिमेंट करा था उसके अंदर पोजीशन के अंदर एरर कितना आया, डेल्टा एक्स क्या है, एरर इन पोजीशन, पोजीशन में एरर आया था डेल्टा एक्स। जैसे इलेक्ट्रॉन फोटोन टकराए तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो गई और फोटोन टकरा कर निकल गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में डेल्टा एक्स एरर आ गया। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पहले कुछ और थी, ठीक, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पहले कुछ और थी, जैसे फोटोन टकराया उसमें एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई मतलब किसमें चेंज आ गया, मोमेंटम में, मास इनटू वेलोसिटी। तो डेल्टा पी क्या हो गया, एरर इन मोमेंटम। तो हाइजेनबर्ग ने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में सिंपल से ये चीज बोला, प्रोडक्ट ऑफ एरर इन पोजीशन एंड एरर इन मोमेंटम हमेशा किससे कम होना चाहिए, h/4π, हमेशा किससे कम होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा एक्स बाय डेल्टा पी हमेशा, सॉरी कम नहीं, इसको थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा और बराबर होना चाहिए h/4π। अब जिसमें h क्या है सबको पता है, h कौन सा कांस्टेंट होता है, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और पाई तो सबको पता है कांस्टेंट है। अब देखो, अब आपको लगेगा सर जो यहां से ट्रेन जाती है तो ट्रेन का हम क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन भी एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं, मोमेंटम भी एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं। तो पर एक चीज बताओ, ट्रेन या बस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है क्या, हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए ना, वो मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया। पोजीशन और मोमेंटम के अंदर जो एरर है उसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, h/4π से बड़ा होना चाहिए। लिख लो, फिर हम बात करेंगे। लिख लिया,
अब देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है। अच्छा अभी आप ऐसा बोल सकते हो सर जब लाइट इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरती है तो इलेक्ट्रॉन की क्या चेंज कर देती है, एनर्जी हो जाती है ना, एनर्जी चेंज, वेलोसिटी बढ़ जाती है, पोजीशन चेंज हो जाती है ना। तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि हम धूप में जाए तो हमारी एनर्जी बढ़ जाए, धूप में गए मतलब लाइट पे गए हमारी एनर्जी बढ़। तो देखो उसका रीजन सबसे पहले क्या बताया, हाँ वेरी गुड, हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नहीं है, मतलब जितने भी फोटोन आ रहे हैं लाइट से वो हमारी एनर्जी चेंज करने में सफिशिएंट नहीं है, उनमें इतनी एनर्जी नहीं है कि हमारी एनर्जी को बढ़ा सके। वो आके हमसे टकरा तो है पर उसकी जो एनर्जी, टकराने के बाद जो एनर्जी बन रही है वो इतनी ज्यादा नहीं कि हमारी टोटल एनर्जी में चेंज आ सके, नेग्लिजिबल है ना। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, तो पहला तो आपको समझ में आ गया कि हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में हम बड़े बॉडीज है ना, जैसे चौक की एनर्जी क्यों चेंज नहीं हो रही क्योंकि चौक बड़ा है ना, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, देख सकते हो उसका मास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा मास है। तो इसको अगर मैं ये ट्यूबलाइट की लाइट में रख रहा हूं तो उसकी एनर्जी में चेंज क्यों नहीं आ रहा है, ट्यूबलाइट की लाइट से फोटोन आके इससे टकरा तो रहा है पर इसकी एनर्जी में जो चेंज हो रहा है वो कैसा है, नेग्लिजिबल, कैसा चेंज है। फॉर एग्जांपल इस चौक की एनर्जी थी 13 जूल, ठीक, अब लाइट आके इससे टकराई फोटोन, और फोटोन में इसको एनर्जी 0.000000001 जूल, तो कोई चेंज आएगा क्या, ये तेजी से और तेजी से क्या और तेजी से मोशन करता हुआ दिखेगा क्या, नहीं। फिर कोई ये भी तो बोल सकता है सर लाइट तो, हाँ सुनो, कोई ये भी मतलब क्वेश्चन रख सकता है कि सर लाइट तो कंटिन्यूअसली आ रही है, मतलब एक बार इतना आके जमा हुआ, फिर दूसरी बार जमा हुआ, फिर तीसरी बार जमा हुआ, तो मतलब कभी ना कभी तो इसकी एनर्जी बढ़ जानी चाहिए। तो हमने पढ़ा था प्लांक की थ्योरी में कि कोई भी सोर्स जो एनर्जी इमिट करता है वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं करता है, इसमें करता है ना, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया सबको, सिग्निफिकेंस समझ में आ गया। दूसरी चीज यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनती है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं रहता, है ना। तो लिख लो व्हाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों प्रेजेंट नहीं, तो उसका डेरिवेशन मैं करके बता रहा हूं क्यों नहीं है। और ये क्वेश्चन आता है, पिछली 2-3 बार से मैंने पूछा है पर बनता नहीं, तो आप लोग देखो डेल्टा x इंटू डेल्टा p को हम क्या लिखते हैं, h/4 पाई से बड़ा होना चाहिए या उससे बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा डेल्टा x क्या है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेल्टा x क्या है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर रहेगा, एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन किसके अंदर रहेगा, एटम के अंदर। तो एटम का साइज कितना होता है, 10⁻15 मीटर। तो मैंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में तो पता है कि 10⁻15 मीटर के अंदर ही कहीं होगा, तो डेल्टा x की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 10⁻15। डेल्टा p को मैं लिख सकता हूं मास इनटू वेलोसिटी, देखो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं होगा, मास में एरर नहीं होगा, मास को क्या मेजर कर सकते हो, वेलोसिटी में एरर, तो हम क्या लिखेंगे मास इनटू डेल्टा v इक्वल्स टू h/4। यहां से मैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के लिए बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मैंने लिखी डेल्टा v इक्वल्स टू h/4 पाई इनटू 10⁻⁻15, इसको डिवाइड में पहुंचा दिया और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने डिवाइड में पहुंचा दिया। तो डेल्टा v कितना हो जाएगा, h की वैल्यू लिख दो 6.636 इनटू 10⁻34 जूल पर सेकंड, ठीक। 4 की जगह पर 4 लिखा, पाई की जगह पर 3.14 लिखा, यहां पे लिखा 10⁻⁻15 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह लिखा हमने 9.1 इनटू 10⁻31। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, आप इसको घर पे अगर सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा की आएगा कुछ 5.1 इनटू 10 की पावर, देखो ये कितना हो जाएगा 31 माइनस का 31 और प्लस का 15 कितना हो जाएगा
कितना हो रहा है 46। तो ये क्या हो जाएगा 46। तो जब हम इसको कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5.1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर के हिसाब से क्या हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में रहना है तो उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से भी ज्यादा होनी चाहिए, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसलिए इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहेगा, है ना। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।